हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निमिजेनेट एजुकेशन में। मैं शशि सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप हमारी पिछली क्लासेस को देख रहे होंगे और उनसे अपना बेनिफिट भी ले रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं अपने यूनिट 6 के बारे में। यूनिट 6 का पार्ट सी चल रहा है। इसकी एक क्लास पहले हम ले चुके हैं जो आपकी स्केल थी, नॉमिनल, ऑर्डिनल। ठीक है, इनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, आपके स्केल के बारे में। ठीक है, तो हमारी आज की ये दूसरी क्लासेस है। इसमें है आपको आगे बढ़ना है। आपको मापन पैमाने के प्रकार, नॉमिनल, क्रम सूचक, अंतराल और अनुपात, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद आगे है मात्रात्मक डाटा विश्लेषण और वर्णनात्मक डाटा विश्लेषण। तो मात्रात्मक डाटा विश्लेषण क्या होता है और वर्णनात्मक डाटा विश्लेषण क्या होता है? तो मात्रात्मक डाटा होता है क्वांटिटेटिव, ठीक है, और जो वर्णनात्मक डाटा होता है वो डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव। तो यहाँ पे डाटा एनालिसिस, डाटा विश्लेषण मतलब कि सांख्यिकी, यहाँ पर आपको सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है। तो सांख्यिकी का यूज हम रिसर्च में कैसे करते हैं? ठीक है, तो जब हम सांख्यिकी का यूज करते हैं तो आपको हमने इसके पहले बताया था कि जो हमारा डाटा होता है वो मात्रात्मक होता है और गुणात्मक होता है। ठीक है, दो प्रकार के डाटा होते हैं। तो इसको जो कहते हैं वो क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं और इसको जो कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं। ठीक है, जब कभी भी हम किसी व्यक्ति का, वस्तु का या किसी भी चीज़ का किस तरीके से मापन करते हैं, उसकी मात्रा के रूप में, उसकी वेट के रूप में, क्वांटिटी के रूप में, जब किसी हम व्यक्ति, वस्तु या किसी भी वस्तु का क्या करते हैं, क्वांटिटी के रूप में उसका मापन करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं। ठीक है, जो आपका डेटा होता है वो क्या होता है? जब कभी भी हम कहीं पर रिसर्च कर रहे होते हैं और उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, जिस पर हम रिसर्च कर रहे हैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी हमको सूचनाएँ मिलती हैं, जो भी हमको तथ्य मिलते हैं, जो हम साहित्य की समीक्षा करते हैं, तो जो भी वहाँ से हमको सूचनाएँ मिलती हैं वो कैसी होती हैं? वो चीज़ें, उसी को हम डेटा कहते हैं। ठीक है, डेटा कहते हैं या आंकड़े कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो प्रकार की होती हैं सूचनाएं। एक तो होती है आपकी मात्रात्मक, दूसरी होती है गुणात्मक। इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव और इसको कहते हैं क्वालिटेटिव। ठीक है, तो ये डेटा हमारा दो प्रकार का होता है। जब कभी भी हम किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का क्वांटिटी के रूप में अध्ययन करते हैं, ठीक है, क्वांटिटी के रूप में उसको मापते हैं, तो वो कैसा होता है? क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक डेटा। और जब कभी भी हम किसी व्यक्ति को, वस्तु को उसके गुणों के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर, उसकी योग्यता के आधार पर मापते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? गुणात्मक डेटा। जैसे मैं ये जो मार्कर लिए हूँ, मैं इसका पूछूं इसकी हाइट कितनी है इस मार्कर की और इसका वेट कितना है। ठीक है, तो आप एक बार में एक आप स्केल से नाप लेंगे कितने इंच का है, और 100 व्यक्ति भी नापेंगे तो वो यही कहेंगे कि ये जो स्केल है ये कितने इंच की है, जो आपकी ये जो मार्कर है कितने इंच की है। जो एक व्यक्ति बताएगा वही 100 व्यक्ति बताएंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक फिक्स है, इसको घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो जो क्वांटिटेटिव डाटा होते हैं, जो क्वांटिटेटिव आंकड़े होते हैं वो ज़्यादा शुद्ध होते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा शुद्ध होते हैं किसकी अपेक्षा? गुणात्मक की अपेक्षा। ये उतने शुद्ध नहीं होते हैं। अब यहीं पर मैं आपसे पूछ लूँ कि ये मार्कर कैसा है, ठीक है, तो आप इसके बारे में क्या बताएंगे? 100 लोग क्या एक जैसी बात बोलेंगे? बोलिए, मैं 10 लोगों से बोलूँ, क्या 10 लोग ये कहेंगे कि ये मार्कर बहुत अच्छा है? नहीं कहेंगे। कोई कहेगा मैम बहुत अच्छा है, कोई कहेगा एक इससे अच्छा दूसरा आता है, कोई कहेगा मैम ये कम अच्छा है, ये अच्छा नहीं चलता। तो इस तरीके के रिजल्ट, तो इस तरीके से क्या ये शुद्ध कम होते हैं। ठीक है, इस तरीके के आंकड़े शुद्ध कम होते हैं। और ये जो मात्रात्मक डाटा होता है ये सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है। ठीक है, तो जैसे आपको मान लीजिए किसी बच्चे की होशियारी कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है कि कम बुद्धिमान है कि अच्छा, तो इस तरीके का जब आपको क्या करना है, उसकी विशेषताओं, उसकी योग्यताओं को देखना है, तो कहाँ पर? गुणात्मक डाटा आ जाएगा। अब वहीं पर आपको उसकी बुद्धि लब्धि, IQ मापना है। ठीक है, यदि केवल आपको ये देखना है कि मान लीजिए आपके पास 3 बच्चे हैं, ठीक है, तो कौन सा ज़्यादा होशियार है, कौन सा कम होशियार है, कौन सा कम उससे भी कम होशियार है, तो आपने ये देख लिया। तो इसके हिसाब से जब हम किसी को मापते हैं या किसी के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा गुणात्मक डाटा होता है। ठीक है, और जब कभी भी उसकी बुद्धि लब्धि माप लेंगे, उसका IQ लेवल माप लेंगे कि उसका IQ लेवल कितना है, तो यहाँ पर मात्रात्मक डेटा आ जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आई। और इन्हीं डाटा को एकत्र करने के लिए जब भी गणितीय संक्रियाओं का उपयोग करते हैं तो इसी को क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम डायरेक्टली तो
नहीं करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वे में, ठीक है। जब भी हम रिसर्च करते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने जो रिसर्च समस्या की, ठीक है, अब उसमें हमने हाइपोथेसिस बनाई, तो हाइपोथेसिस बनाने में भी तो हमारा स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है, स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है। ये हाइपोथेसिस का लेवल स्तर क्या होगा, ठीक है, किस लेवल स्तर पर हम बनाते हैं, वो सत्य होगी या असत्य होगी। इसके बाद जो सैंपल साइज लेते हैं तो उसमें भी स्टैटिस्टिक्स का यूज चुनते हैं। हमारी जनसंख्या पॉपुलेशन विषम जाती है, सम जाती है, तो वहाँ पर भी हम स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। इसके बाद जब हम वो आंकड़े इकट्ठे करते हैं, डेटा, तो ये भी दो प्रकार से होते हैं। गुणात्मक इकट्ठे कर रहे हैं कि मात्रात्मक डाटा ले रहे हैं, तो ये कैसे होगी, इसमें भी हम स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। तो सीधा अंत तक हम स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन तो आपको डेटा का मात्रात्मक डेटा विश्लेषण आपको समझ में आ गया कि मात्रात्मक डेटा होता क्या है, ठीक है, और गुणात्मक डाटा होता क्या है। इसके बाद आपका जो है वर्णनात्मक डाटा विश्लेषण। तो जो वर्णनात्मक डाटा होता क्या होता है, आपको बताया था। वर्णनात्मक डाटा क्या होता है, जब कभी भी जो भी सूचनाएं, जो गुणात्मक डाटा होता है यही आपका वर्णनात्मक डाटा होता है। जब भी हम जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं, ठीक है, वर्णनात्मक रिसर्च करते हैं, या आपका हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं, तो वहाँ पर जो हमको डेटा मिलता है वो क्वांटिटी के रूप में नहीं मिलता है, ठीक है। वहाँ पर जो ज़्यादातर डेटा हमको मिलता है वो गुणात्मक रूप में मिलता है। कोई घटना पहले से घट चुकी है या कोई जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जो भी हम सूचनाएँ इकट्ठी करती हैं वो गुणात्मक रूप में करते हैं। लेकिन जब कभी भी हम उन गुणात्मक डेटा को सांख्यिकीय रूप में बदलते हैं, ठीक है, संख्यात्मक रूप में बदलते हैं या अंकात्मक रूप प्रदान करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, वर्णनात्मक डेटा, ठीक है। वर्णनात्मक डाटा में हम सांख्यिकी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम वर्णनात्मक डाटा को बदलने के लिए, सांख्यिकी में बदलने के लिए, तो इसी को हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो जब हम इसमें वर्णनात्मक डाटा को बदलने के लिए स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं, गणितीय प्रविधियाँ को यूज करते हैं, अंकीय आंकड़े प्रदान करते हैं, तो ये आपका होता है वर्णनात्मक डाटा विश्लेषण, ठीक है, अंकात्मक रूप देने के लिए। क्योंकि जब तक हम कभी भी उसमें स्टैटिस्टिक्स का यूज नहीं कर सकते किसी भी डेटा में, मान लीजिए जो चीज़ें गुणों के रूप में हैं, तब तक हम उनमें स्टैटिस्टिक्स का यूज नहीं कर सकते जब तक वो अंकों के रूप में नहीं होंगे, ठीक है। जैसे आप अभी इस टाइम पे टीवी में शो देखते होंगे, इंडिया गॉट टैलेंट आता है, या बच्चों का जो प्लेइंग डांस आता है, वो कितना अच्छा बच्चा डांस करते हैं, वो सिंगिंग करते हैं, गाना गाते हैं, तो जो वोटिंग होती है, ठीक है, वो उनको वोट देते हैं किस बच्चे ने कैसा गाया, तो वो है तो गुणात्मक डाटा, लेकिन उसको हम अंकात्मक रूप दे रहे हैं, अंकों में बता रहे हैं कि मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप हमको अंक दे दें कि हमने 9% या 10% अच्छा पढ़ाया, तो इसी को क्या कहते हैं, वर्णनात्मक डाटा विश्लेषण, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आएंगे, होता ये गुणात्मक ही है, ठीक है, होता गुणात्मक ही है। इसको जब हम अंकात्मक रूप देते हैं तो इसी प्रक्रिया को सांख्यिकीय विश्लेषण या वर्णनात्मक डाटा विश्लेषण कहते हैं, ठीक है, ठीक है। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर हमको केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन करना है, ठीक है। तो जो हमने अभी आपको गुणात्मक और विवरणात्मक आपको डाटा बताया, तो जो विवरणात्मक डाटा को हम सांख्यिकीय रूप देने के लिए जो हम मध्यमान का, मध्यांक का और बहुलक का, ये क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हैं, इनका हम यूज करते हैं, ठीक है, किसमें, विवरणात्मक डाटा, डिस्क्रिप्टिव डाटा को बदलने के लिए सांख्यिकीय रूप में, ठीक है। तो ये विवरणात्मक डाटा को सांख्यिकीय रूप में बदलने की प्रविधियां हैं, और यही क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं। इसको बोलते हैं मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, इसको बोलते हैं मीन, मीडियन, मोड, ठीक है। तो ये केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। तो जो केंद्रीय प्रवृत्ति का हम मापन करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, ठीक है। और जो केंद्रीय प्रवृत्ति होता क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति होता क्या है, ठीक है, होती क्या है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति होती है कि एक, मान लीजिए हमने किसी भी क्लास में टेस्ट लिया, ठीक है, किसी भी क्लास में टेस्ट लिया, तो उसमें किसी क्लास में मान लीजिए 10 बच्चे हैं, ठीक है, या मान लीजिए 50 बच्चे हैं, ठीक है। तो 50 बच्चे हैं, तो इनके जो स्कोर आए, ठीक है, इस तरीके से, जरूरी तो नहीं है कि सबके बराबर बराबर स्कोर आएंगे, सबके अलग अलग आएंगे। इसमें जो 50 बच्चों के
एक हमने क्लास में जो या स्कूल में टेस्ट लिया, इनमें जो इनके स्कोर आए इस तरीके से, तो जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है, केंद्रीय प्रवृत्ति होती है, उसमें होता है कि दिए हुए एक अंक परीक्षण में, ठीक है, दिए हुए एक परीक्षण में वह अंक, वह माप जो सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, ठीक है। क्या एक अंक वितरण में सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करती है, उसको क्या कहते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। या एक ऐसा अंक वितरण जिसमें वह अंक सबसे अधिक बार आया हो, ठीक है, तो उसको केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं, ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति होती क्या है, तो जैसे मान लीजिए ये आपकी पूरी की पूरी क्लास है, इसमें 50 बच्चे हैं। अब 50 बच्चे में, ठीक है, पूरे के पूरे 50 बच्चे हैं, तो जो एवरेज होता है, ठीक है, जो औसत होता है, उसी को केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें कहते हैं, ठीक है। जो एक औसत होता है, एवरेज होते हैं, उनको ही केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें कहते हैं। कि जैसे मान लीजिए 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चे में किसी एक बच्चे का क्या आया, एक बच्चे की एक क्लास में मान लीजिए एक बच्चे की हिंदी में, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ठीक है, तो इस तरीके से, या मान लीजिए कला भी जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे मान लीजिए 40 नंबर आए, यहाँ पे 60 आए, यहाँ पे 70, 80, या मान लीजिए यहाँ पे 75, 65, तो इस तरीके से मान लीजिए किसी भी लास्ट में जो उस बच्चे का परसेंटेज इन टोटल मिला, ठीक है, इनका जो टोटल आता है, इनका जब हम पूरा टोटल करते हैं तो उस बच्चे के जो परसेंटेज कितने आए, मान लीजिए 65 आए, ठीक है, उस बच्चे के परसेंटेज आए कितने, 65 आए। तो इन 50 बच्चों में, ठीक है, जो एक अंक, ऐसा माप जो सबसे अधिक बार आया हो, जो सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता हो, जैसे कि आप स्कोर देखते हैं कि स्कोर किस तरीके के फैले हुए हैं, उसी को क्या कहते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं, ठीक है, तो उसी को केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। एक ऐसा अंक या एक ऐसी माप जो एक अंक वितरण में सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करे या सबसे अधिक बार आया हो। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 65% ऐसा अंक है कि ज़्यादातर बच्चों का आया, तो ये सबसे अच्छा है, ठीक है, तो 65% आया, या मान लीजिए 75 आया, या 85 आया, ठीक है, तो एक औसत, एवरेज, ठीक है, एवरेज एक अच्छा प्रतिनिधित्व, ठीक है, जो ज़्यादातर बच्चों का आया वो क्या होगा, 75 या 85। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा अंक है जो ज़्यादातर, मतलब मान लीजिए हम लोग कहते हैं ना, जो बच्चे क्लास में टॉपर हैं, कुछ लो होते हैं, ठीक है, तो एक ऐसा अंक जो सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, एक बच्चा टॉपर भी होगा यहाँ पर, और एक बच्चा यहाँ पर कैसा होगा, बिल्कुल हो सकता है वो फेल हो गया, ठीक है, तो ये तो हो गए तो दोनों साइड के अलग अलग। लेकिन जो एक औसत, जो ज़्यादातर बच्चों का आता है, उसको कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति, ठीक है। और केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने की ये विधियां होती हैं, या यही केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। मध्यमान, मीन, मध्यांक मान और बहुलक, मीन, मीडियन, मोड, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, केंद्रीय प्रवृत्ति आखिर होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। अब हम इसमें बात करते हैं मीन की, ठीक है। मीन की, तो मीन क्या होता है, मध्यांक, मध्यमान, मध्यांक मान या बहुलक मान, मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों मापें एक जैसी ही होती है, केवल इनमें जो अंतर क्या होता है, समय और शुद्धता का, ठीक है, शुद्धता का अंतर होता है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा शुद्ध मान होता है वो किसका होता है, मीन का होता है, मध्यमान का। सबसे ज़्यादा जो शुद्ध होता है, ठीक है, जब हमको सबसे ज़्यादा शुद्ध माप चाहिए होता है तब हम किसका यूज करते हैं, मध्यमान का यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे कम टाइम लगता है, ठीक है, जल्दी हो जाता है, ठीक है, सबसे कम टाइम लगता है, नहीं सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि जब सबसे ज़्यादा शुद्ध होगा तो इसमें जो काउंटिंग वगैरह करेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, मध्यमान, ठीक है, ये इससे कम होता है, मध्यमान की अपेक्षा कम शुद्ध होता है, ठीक है, कम शुद्ध होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें इससे कम टाइम लगता है, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें मध्यमान की अपेक्षा कम टाइम लगता है,
टाइम तो लगता है, मतलब मध्यमान की अपेक्षा कम। इसमें सबसे ज़्यादा लगता है, इसमें उससे कम लगता है, और इसमें सबसे कम टाइम लगता है, मतलब सबसे जल्दी कर सकते हैं और सबसे कम शुद्ध होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आई। ये सबसे ज़्यादा शुद्ध, ये उससे कम शुद्ध, और ये सबसे कम शुद्ध, ये सबसे ज़्यादा कम शुद्ध होता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो टाइम होता है वो सबसे ज़्यादा लगता है, इसमें उससे कम टाइम लगता है, और इसमें सबसे कम टाइम लगता है, बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो अब एक लाइन में हम इनको समझ लेते हैं, मीन, मीडियन, मोड आखिर होता क्या है। ठीक है, तो फिर इसके बाद डिटेल से करेंगे, क्योंकि इनसे थ्योरिकली क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मध्यमान क्या होता है। ठीक है, तो जब कभी भी हमको एक अंक वितरण है, मान लीजिए एक क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए 6 बच्चे हैं। ठीक है, 6 या ग्रुप हैं या 6 बच्चे हैं। जब हमको इन सभी बच्चों को बराबर बराबर बांटना हो, ठीक है, कोई भी चीज़ बांटनी है तो बराबर बराबर मिलना चाहिए। एक इस तरीके से जब हम करते हैं तो हम किसकी गणना करते हैं, मध्यमान की, मीन की गणना करते हैं। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए इसमें जो गणितीय योग होता है वो क्या होता है, जो एक अंक वितरण में अंक दिए होते हैं। ठीक है, जो अंक दिए होते हैं, मान लीजिए 5 6 7 8 10 12, इस तरीके से मान लीजिए जो अंक दिए हुए हैं। अब हम इनको क्या करेंगे, ये इनको काउंट कर लेंगे। ठीक है, इन सभी को क्या कर लेंगे, गिन लेंगे। ठीक है, जोड़ देंगे। ठीक है, इनको जोड़ देंगे। इसके बाद इनकी जो संख्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो इनका जितना भी जोड़ आएगा उससे क्या कर देंगे, इनको भाग दे देंगे। ठीक है, भाग देने के बाद जो हमारा आएगा वो क्या होगा, हमारा मध्यमान होगा। ठीक है, क्या होगा, मीन होगा। तो इसमें हमको क्या करते हैं, सभी बच्चों को बराबर बराबर तरीके से, जब हमको सभी बच्चों को बराबर बराबर देना हो। ठीक है, और मध्यांक क्या होता है, मध्यांक क्या होता है इसको समझ लीजिए, अभी और अच्छे से डिटेल से समझा देंगे। मान लीजिए अब ये मध्यांक में क्या होता है कि ये 5 6 7 8 इस तरीके से लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इनको क्या करते हैं, आरोही क्रम में लगाते हैं। ये तो मान लीजिए सारी ये चीज़ें आरोही क्रम में लगी हुई। अब जैसे मैं लिख दूँ 6 8 2 4 3 या 7, इस तरीके से लिख दूँ। तो पहले हम इसको आरोही क्रम में लगाएंगे। ठीक है, आरोही क्रम में मतलब कि सीक्वेंस से लगाएंगे। किस तरीके से, सबसे पहले छोटी संख्या 2 आएगी, फिर इसमें क्या आएगी, फिर 3 आएगी, फिर इसमें इसके बाद 3 के बाद क्या है 4 आएगा, इसके बाद क्या आएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा 7 8। तो इस तरीके से सबसे पहले हम क्या करते हैं, आरोही क्रम में लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो मध्यांक, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 संख्याएं दी हुई हैं। तो अब 6 में ये तो मान लीजिए किस तरीके की सम संख्या है, तो इसमें किस तरीके से निकालेंगे मध्यांक, तो इनके सूत्र होते हैं वो अभी हम आपको बता देंगे। जैसे मध्यांक निकालने का क्या होता है कि मान लीजिए हमने एक लाइन में व्यवहारिकली समझ लिए, पहले प्रैक्टिकली समझ लिए। मध्यांक का मतलब होता है सबसे बीच का अंक, सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, सेंट्रल पॉइंट होता है कि जैसे मान लीजिए यदि हमको किसी बच्चे की हाइट की तुलना करनी है, ठीक है, किसी बच्चे में देखना है कि हाइट किसकी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, या किसकी एक औसत हाइट है, ठीक है, किसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, तो हम इस तरीके से किसकी एवरेज है, ठीक है, मध्य में किसकी, मध्यांक बीच का। मान लीजिए यहाँ से हमने ये हाइट में एक लाइन में इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इस तरीके से सीरियल में लगा देंगे, हाइट के बच्चों को लगा दिया। इसके बाद जो बीच का पॉइंट आएगा, ठीक है, जो बीच का पॉइंट आएगा उसको हम क्या कहेंगे, मध्यांक। तो इसके इस तरफ भी मान लीजिए यदि 4 बच्चे हैं तो इस तरफ भी 4 बच्चे ही होंगे, ये बीच का होगा, ठीक है, तो इसको कहते हैं मध्यांक। ठीक है, इसके बाद बहुलक, यदि हमको बहुलक तो मतलब कि जैसे हमको एक क्लास में देखना है कि एवरेज हाइट, या मतलब कि 5 फुट हाइट कितने बच्चों की है, ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 5 फुट हाइट इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी, मतलब कई बच्चों की है, बारंबारता वो चीज़ रिपीट हो रही है, कई बार वो चीज़ हो रही है, मतलब कई लोगों की वो चीज़ है, तो उसको क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो उसको ज्ञात करते हैं। तो ये क्या होती है, ये केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें होती हैं, ठीक है। तो इनके अभी हम और ज़्यादा डिटेल में बात कर लेंगे, पहले इनका अप्लाइड मोड का एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए
होता क्या है कि जब हमको कभी भी किसी मान लीजिए कोई फेस्टिवल है, ठीक है, तो हमको वहाँ पर एक अप्लाइड मोड पे मीन मीडियन मोड समझा रही हूँ, ठीक है, उनको समझिएगा अच्छे से, क्योंकि ये तो यहाँ पे गणितीय चीज़ें हैं, ठीक है, इनकी गणना किस तरीके से करते हैं वो बताएंगे। आगे व्यवहारिक लिए आखिर ये होता क्या है, मध्यमान क्या होता है, मध्यांक क्या होता है और बहुलक क्या होता है, उसको समझ लीजिए, ठीक है। मान लीजिए हमको 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों के लिए किसी फेस्टिवल में हमको ड्रेस देनी है, ठीक है, 10 बच्चों के लिए ड्रेस खरीदनी है, ठीक है, तो हम सबके लिए, ठीक है, एक जैसी, एक आकार की, एक कपड़े की, उतनी ही साइज की ड्रेस बनवाएं, तो उसको क्या कहते हैं, हम मध्यमान कहते हैं। मान लीजिए ये 10 बच्चे हैं, इनके लिए हमने कहा 2-2 मीटर की, 2-2 मीटर कपड़ा चाहिए या 2-2 मीटर कपड़े की ड्रेस चाहिए, सेम वही, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका मध्यमान हो गया, ठीक है। मध्यमान सबको बराबर बराबर मिलना चाहिए, सबको बराबर दे दिया, ठीक है, तो मध्यमान हो गया, मीन हो गया। अब इसके बाद मध्यांक मान क्या होता है कि मतलब कि जैसे ये 5 बच्चे हैं, ठीक है, अब 5 बच्चे में हमने इसको कहा इसको 5 मीटर की ड्रेस देनी है, ठीक है, और बाकी जो बच्चे हैं इनको 2 मीटर की, और बाकी जो बच्चे हैं इनको 2 या 3 मीटर कितने की भी दी, तो मध्यांक जो बीच का बच्चा है, मिडिल, उसको देख रहे हैं, ठीक है, मीडियन जिसको बोलते हैं मीडियन, ठीक है, ये क्या हो गया आपका मीडियन हो गया। अब बहुलक कितना है, बहुलक क्या होगा, मान लीजिए ये 5 बच्चे हैं, तो 5 बच्चे में 3 बच्चों को हमने कहा कि 2-2 मीटर की दे दीजिए, और 2 बच्चों को 1 मीटर की दे दीजिए, और एक बच्चे को 3 मीटर की दे दीजिए। तो यहाँ पे कौन सी संख्या ज़्यादा आई, किस चीज़ की ज़्यादा थी, तो ये हो गया आपका बहुलक, ठीक है, 2 मीटर। तो ये चीज़ समझ में आई कि मीन मीडियन मोड होता क्या है। अब हम डिटेल से बात करते हैं कि मध्यमान का हम यूज कब करते हैं, और मध्यांक का यूज कब करते हैं, और बहुलक का यूज कब करते हैं, ठीक है, तो इन चीज़ों को समझिए, ठीक है। मीन की बात करते हैं, मध्यमान, ठीक है, मध्यमान क्या होता है, ठीक है, मध्यमान के बारे में हम कहते हैं कि जब कभी भी जो अंक वितरण दिया हुआ है, जो समस्त जो हमारे प्राप्तांक आए हैं, ठीक है, समस्त प्राप्तांकों को जोड़कर, ठीक है, ये थ्योरिकली लिख लीजिए क्योंकि ऐसा ही होता है, ठीक है, तो समस्त प्राप्तांकों को जोड़कर उनकी संख्या से, ठीक है, उनकी संख्या से भाग देने पर, ठीक है, समस्त प्राप्तांकों को जोड़कर उनकी संख्या से भाग देने पर जो मान आता है, जो मान उनको प्राप्त होता है, उसी को क्या कहते हैं, मध्यमान, ठीक है। तो ये थ्योरिकली, अब इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, समस्त प्राप्तांकों को जोड़कर उनकी संख्या से भाग देने पर जो मान आता है उसी को हम क्या कहते हैं, मध्यमान आता है, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरीके से मिलियन होता है, ठीक है। मान लीजिए एग्जाम्पल देखते हैं, 20, 22, 28, 40, ठीक है। इस तरीके के एक परीक्षण में बच्चों के लिए नंबर आए हैं, ठीक है, बच्चों के लिए नंबर आए हैं। अब हमें इनका क्या निकालना है, मध्यमान निकालना है, मीन निकालना है, ठीक है। तो समस्त प्राप्तांकों को जोड़कर अब हम इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे सभी को, ठीक है। इसके बाद उनकी संख्या से भाग देने पर जो मान आता है उसी को क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं, ठीक है। तो इन सभी को आप जोड़ लीजिए, कितना होगा, 140, ठीक है, 140 देख लीजिए, सही है, 140 ही आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद इनकी 1, 2, 3, 4, 5 कितनी संख्याएं हैं, ठीक है, तो कितनी है, 5 संख्याएं हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ये समझ में आया कि समस्त संख्याओं को जोड़कर इसके बाद इनका क्या करते हैं, उनकी जो मान होता है उनकी संख्या से भाग दे देते हैं। इसके बाद जो मान आता है उसी को हम क्या कहते हैं, मध्यमान कहते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ में आया।
28 आएगा। तो इसके बाद जो 28 होगा आपका ये क्या होगा, मीन होगा। ठीक है, तो इसमें 28 ये क्या हो जाएगा आपका, मीन हो जाएगा, मध्यमान हो जाएगा। 28 क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। समझ में आया आप सभी लोगों को? इसका जो सूत्र होता है वो होता है m बराबर सिग्मा x अपॉन m। ठीक है, ये सूत्र होता है। ठीक है, m बराबर देख लीजिए मध्यमान, जो सिग्मा x का मतलब होता है प्राप्तांकों का योग, जो ये प्राप्तांक है इनका योग, इन सभी को जोड़ दो। ठीक है, 20 प्लस इस तरीके से प्लस लगा के इनको जोड़ दो। ठीक है, तो प्राप्तांकों का योग सिग्मा x बराबर होता है और n बराबर होता है प्राप्तांकों की संख्या। संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, यदि यहाँ पे 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। कितनी भी संख्याएं दी हुई हैं, 10 संख्याएं दी हुई हैं, तो उन संख्याओं को सभी को जोड़ लो। इसके बाद उनका क्या करो, उनकी संख्याओं से जितना जोड़ने के बाद वो जितना योग आए उस योग में और जितनी संख्याएं हो उस संख्याओं से भाग दे दो, तो आपका मीन निकल कर आ जाएगा, मध्यमान निकल कर आ जाएगा। तो जो इसमें जो आपका मीन है वो क्या है, 28 है, एक औसत। ठीक है, औसत क्या है, एक एवरेज क्या है, 28 है। ठीक है, ये सभी केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें ही होती है, मीन, मीडियन, मोड। तो इसके समझ में आया कि मध्यमान क्या होता है। ये जो मध्यमान होता है ये सबसे शुद्ध मान होता है। ठीक है, और इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, ये तो आप सभी देख ही रहे हैं। जब ज़्यादा बड़ा संख्याएं होंगी, ज़्यादा सारे प्राप्तांक होंगे, तो उन सभी को जोड़ेंगे, फिर उनकी संख्याओं से भाग देंगे, तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन ये जो मान होता है ये सबसे शुद्ध होता है। ठीक है, इन दोनों की अपेक्षा। तो ये चीज़ समझ में आई। अब इसके बारे में थोड़ी सी कुछ बातें लिख लीजिए कि मध्यमान का यूज हमको कब करना चाहिए, इसको देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, कि मध्यमान का अंक क्यों कब करना चाहिए हमको। ठीक है, ठीक है, इसकी आप तो सभी लोगों को पता ही होगा कि इसकी जो मानक त्रुटि होगी, इसकी जो इसकी मध्यांक की अपेक्षा और बहुलक की अपेक्षा, मतलब कि मीडियन की अपेक्षा और मोड की अपेक्षा कम होती है, क्योंकि ये विश्वसनीय ज़्यादा होता है, शुद्ध ज़्यादा होता है। तो इसकी जो मानक त्रुटि होती है, मध्यांक मतलब कि मीडियन और मोड की अपेक्षा कैसी होती है, कम होती है। ठीक है, कम होती है। थोड़ी बातों को लिख लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, और इसकी जो गणना होती है वो थोड़ा सा टाइम भी लगता है इसमें। ठीक है, जो इसकी विशेषताएं होती हैं, इसकी जो गणना करना क्या होता है, सरल होता है। ठीक है, इसकी गणना सरल होती है, जल्दी से की जा सकती है। इसमें हमने आपको बताया ही है। ठीक है, और जब हमको सबसे शुद्ध मान चाहिए हो, ठीक है, सबसे शुद्ध मान चाहिए हो, सबसे शुद्ध मान की आवश्यकता हो, तब हम क्या करते हैं, मध्यमान का यूज करते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा विश्वसनीय मान जो होता है वो मध्यमान का ही होता है। ये सारी चीज़ें बता दी हैं सभी, बस यही चीज़ें हैं, इनको और अपनी बुक से भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जब हमको सबसे ज़्यादा शुद्ध मान चाहिए हो तो हम इसका यूज करते हैं। और जब अंकों को सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व देना हो, ठीक है, सभी अंकों को, ठीक है, अंक वितरण के अंकों को प्रतिनिधित्व करने वाला जो मान होता है वो सबसे ज़्यादा जो मध्यमान होता है। ठीक है, तो ये समझ में आई। और इसका जो प्रयोग कब करना चाहिए, ठीक है, तो विश्वसनीय और शुद्ध केंद्रीय प्रवृत्ति की गणना करना हो तब हम मध्यमान का यूज करते हैं। जब हमको विश्वसनीय एवं शुद्ध केंद्रीय प्रवृत्ति की गणना करना हो तो हम किसका यूज करते हैं, मध्यमान का यूज करते हैं। ठीक है, जब दिए हुए अंक वितरण में प्रत्येक अंक का समान महत्व हो, ठीक है, जब दिए जो अंक वितरण में जो आपके जो मापें दी हुई हैं, जो अभी हमने आपको बताया था, ठीक है, तो जो दिए हुए अंक वितरण में जब प्रत्येक की मापें, ठीक है, प्रत्येक अंक को समान महत्व दिया हो, क्योंकि यहाँ पे हम सभी अंक को जोड़ रहे हैं, तो सभी अंकों का जो महत्व कैसा है, समान है। सभी स्टूडेंट का महत्व जो कैसा है, समान है,
क्योंकि सभी स्टूडेंट को, सभी छात्रों को हम बराबर महत्व दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है जो योग आएगा उन सभी स्टूडेंट को जोड़ने के बाद उनकी संख्याओं से भाग देने पर ही तो आएगा, तो यहाँ पर हम सभी को बराबर महत्व दे रहे हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हमको दिए हुए अंक वितरण में प्रत्येक अंक को समान महत्व देना हो तब हम किसकी गणना करते हैं, मध्यमान की गणना करते हैं, ठीक है। और जो मध्यमान की गणना की जाती है तब की जाती है जब जो हमारा अंक वितरण होता है वो कैसा होता है, सामान्य होता है। मतलब कि जो स्कोर होते हैं, जो फैलाव होते हैं वो कैसे होते हैं, सामान्य होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पर किसी के क्या आ गए 90% आ गए और यहाँ पर क्या आए, किसी के 10% आए, यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे फेल हो गए, ठीक है, और यहाँ पर ज़्यादातर बच्चों के 90% आ गए। तो इस तरीके का जब अंक वितरण होता है तो मध्यमान की गणना नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो जब हम मध्यमान की गणना करना होता है तो कैसे, जब अंक वितरण हमारा कैसा हो, सामान्य हो, ठीक है, समान हो, तब हम इसकी मध्यमान की गणना करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि आपको समझ में आ गया हो गया मध्यमान मीन क्या होता है। आगे बात करते हैं मीडियन की, मोड क्या होता है। मोड, मध्यांक, ये मध्यमान की अपेक्षा कम शुद्ध होता है, ठीक है, लेकिन मध्यमान की अपेक्षा इसमें कम टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन तुलना करने पर बहुलक की अपेक्षा ज़्यादा शुद्ध होता है और बहुलक की अपेक्षा ज़्यादा टाइम भी लगता है, ठीक है। लेकिन यदि मध्यमान की अपेक्षा देखें तो मध्यमान की अपेक्षा ये मीन की अपेक्षा कम शुद्ध होता है और इसमें मीन की अपेक्षा कम टाइम लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आई, ये बीच का होता है, मतलब इससे अच्छा कौन सा होता है, मध्यमान होता है, और इससे बुरा कौन सा होता है, बहुलक होता है। इनमें केवल अंतर अच्छे और बुरे नहीं है, केवल अच्छे और बुरे क्यों है, केवल मापन की दृष्टि से और शुद्धता की दृष्टि से। इनकी जिसका सबसे ज़्यादा शुद्ध मान आएगा वो सबसे अच्छा होगा, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा सच बोलेगा वो सबसे अच्छा होगा, जो सबसे ज़्यादा झूठ बोलेगा, मतलब कि बहुलक सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला होता है। इसके माप होते हैं वो विश्वसनीय नहीं होते हैं, ठीक है, रिलायबल नहीं होते हैं और एवं वैलिड भी नहीं होते हैं, शुद्ध भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो मूड की बात करते हैं। मूड क्या होता है, जब कभी भी हमको क्या मध्यकांक चाहिए, ठीक है, मध्यकांक, ठीक है। मान लीजिए एक क्लास में कितने बच्चे हैं, एक क्लास में बच्चों को हमने सीधा सा लाइन में खड़ा किया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अब इसमें हमको देखना है कि बीच का छात्र कौन सा है, तो सीधा हमको दिख रहा है कि ये है, इसके इस तरफ भी 3 है और इसकी इस तरफ भी 3 है, इसको हम क्या कहते हैं, मध्यांक कहते हैं, ठीक है। तो ये तो कहते हैं मध्यांक, व्यवहारिक लिए बता दिया कि हमको यदि किसी बच्चे की हाइट नापना है, ठीक है, तो हमने जितनी भी क्लास में बच्चे हैं एक लेवल से, सीरियल से, सबसे पहले ये जो होते हैं इनको हम आरोही क्रम में लगाते हैं, वो नीचे से ऊंचे में लगाते हैं, ऊंचे से नीचे में लगाते हैं, ठीक है, आरोही क्रम में लगाते हैं। तो जैसे ये सबसे छोटा, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, इस तरीके से हम इनको हाइट के क्रम में लगा लेते हैं। अब हमको देखना है कि इसमें से बीच का कौन सा है, तो हमको दिख रहा है कि ये व्यक्ति है जो ये बीच का है, इसके साइड वाले ज़्यादा ऊंचे हैं और इस साइड वाले इससे नीचे हैं, लेकिन ये जो मध्य का व्यक्ति है ये, लेकिन इसके सूत्र होते हैं गणती, ये तो हमने व्यवहार के लिए बता दिया आपको प्रैक्टिकली, ठीक है। लेकिन गणती गणना किस तरीके से करते हैं, जब हमको इनको गणितीय रूपों में रखना हो तो किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो इसका जो सूत्र होता है m बराबर n+1/2 पद, इसका ये सूत्र होता है, ठीक है। कौन सा सूत्र होता है, m बराबर MDL लिख दीजिए, मीडियन होता मोड होता है ना, MDL लिख दीजिए, MD लिख दीजिए, ठीक है, मोड लिख दीजिए। तो n+1/2 पद, ठीक है। तो ये सूत्र होता है। इसके गिलफोर्ड ने इसकी डेफिनेशन बताई है, वो लिख लीजिए क्या होती है इसको, गिलफोर्ड, ठीक है। तो किसी मापनी पर मध्यांक वह बिंदु होता है जिसके ऊपर आधे केसेस होते हैं और नीचे आधे केसेस होते हैं। मतलब कि जो हमने आपको बताया था ये मध्यांक वह बिंदु है, इसके इस तरफ आधे केसेस हैं और
इस तरफ आधे केसेस होते हैं। तो गिलफोर्ड ने कहा है किसी मापनी पर, ठीक है, मध्यांक वह बिंदु होता है जिसके ऊपर आधे केसेस होते हैं और आधे केसेस नीचे होते हैं। इसी तरीके से जैसे कह सकते हैं कि किसी अंक वितरण में जो मध्यांक होता है वह बिंदु होता है जिसके इस तरफ आधे केसेस होते हैं और इस तरफ आधे केसेस होते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मध्यांक कहते हैं, ठीक है। ये मीडियन की अपेक्षा कम शुद्ध होता है, ठीक है। तो इसकी गणना का सूत्र आपको बता ही दिया है, n+1/2। ये दो तरीके से की जाती है। जैसे मान लीजिए आपको संख्या दी हुई है 5, 7, 4, 6, 8, इस तरीके से आपको क्या दी हुई है, संख्या दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको आरोही क्रम में लगाएंगे या अवरोही क्रम में लगाएंगे, ठीक है। तो इनको सबसे पहले सबसे छोटा क्या है, 4 है, इसके बाद 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है। इस तरीके से हम इनको क्या करेंगे, लगा देंगे, ठीक है। तो इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो इनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, इनको हम जोड़ देंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखिए कि 5, 7, 4, 6, 8, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल है। इसका हमको क्या निकालना है, मध्यांक निकालना है, आपको मोड निकालना है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मोड लिख दिया हमने, इसीलिए मीडियन लिखना है, मीडियन। मोड बहुलाक को कहते हैं, ठीक है। तो एमडीएन बराबर कहते हैं। तो इनको हम पहले आरोही क्रम में लगाएंगे, इनको सिस्टम में लगाएंगे, ठीक है। ये इधर डिसबैलेंस है, तो इसको हम पहले सिस्टम में लगाएंगे। तो सबसे पहले छोटा 4, फिर इसके बाद 5, फिर इसके बाद 7 लगाया, फिर इसके बाद 8 लगाया, ठीक है। तो n बराबर होती है हमारी क्या, संख्या, ठीक है, संख्याओं का योग की संख्या कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी संख्या है, अब कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 संख्याएं हैं। तो यहाँ पर n क्या हो गया हमारा, 5 हो गया। इस सूत्र में रखते हैं, n हमारा 5 हो गया, संख्याओं की गिनती, ठीक है। इसके बाद +1/2, ठीक है, यही सूत्र में रखना है, वापस इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद 5 + 6/2 आया, तो 6, तो यहाँ क्या हो गया, 3वां पद। 3वें पद का मतलब है कि इसमें जो हमारा तीसरा पद होगा 1, 2, 3, ठीक है, ये क्या होगा, हमारा मध्यांक होगा। आप देख लीजिए ये बीच में है, मध्यांक हो गया। तो ये तो मान लीजिए हमारी संख्याएं कैसी हैं, विषम संख्याएं। ये दो तरीके, ठीक है। सम संख्याओं को निकालने के लिए हम इसमें इस सूत्र में रखते हैं, ठीक है। तो वैसे तो सीधा सीधा अगर कह देंगे मध्यकांक, इसमें मध्यांक की तो पूछते हैं, मध्यकांक क्या होगा, ठीक है। तो इसमें 3 इस साइड है, 3 इस साइड है, समय तो जो इसके बीच का अंक होगा, ठीक है, इससे जो बीच का अंक होगा उसको मध्यांक कहते हैं, ठीक है। मतलब कि दोनों छोरों पर बराबर बराबर होना चाहिए, जितने इस साइड हो उतने इस साइड हो, ठीक है, बराबर बराबर होना चाहिए। जो बीच का व्यक्ति होगा उसको क्या कहेंगे, मध्यांक कहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको बताया n बराबर जो हमारे प्राप्तांक है उनकी संख्या, ठीक है। तो n बराबर कितनी हुई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 हो गया, 6/2, ठीक है, प्लस अब n 6 + 1/2, ठीक है। तो इस तरीके से लिखते हैं 2, ठीक है। तो 6 हुआ, तो 6, 3, 6, 3 + 1, 4, ठीक है। तो 4, तो अब इसमें क्या होगा, ये तीसरी संख्या, वहाँ पद लिखते हैं ना, वहाँ पद लिखते हैं, वहाँ पद लिखते हैं यहाँ पर। तो तीसरी संख्या और चौथी संख्या को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर तीसरी संख्या क्या हुई, 1, 2, 3, तो यहाँ पर तीसरी संख्या हुई 6, ठीक है। इसके बाद चौथी संख्या क्या हुई, 8, तो इनको जोड़ देंगे। तो क्या क्या हो जाएंगे, ये 14, ठीक है, 14, 2 से कट कर देंगे, 14। तो जो 7 होगी, 7 होगा, वो हमारा क्या होगा, मध्यांक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए 6 और 8 के बीच में कौन सी संख्या आएगी, 7 आएगी ना। तो 7 जो होगा ये हमारा मध्यांक होगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई। तो जो मध्यांक करना चाहिए, कब करना चाहिए, मध्यांकों को हम कब देखते हैं, अब हम इसकी बात करते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आप सभी लोगों को, ठीक है। तो गणितीय रूप में जब हम इनको रखते हैं तो इस तरीके से रखते हैं, ठीक है। मध्यांक का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमको थोड़ा सा कम शुद्ध मान चाहिए होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा
नहीं चाहिए होता। और लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे प्राप्तांक होते हैं वो कम होते हैं, प्राप्तांकों की संख्या कम होती है। मान लीजिए जो हमारे स्कोर हैं बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, ठीक है, तो हम उनको कैसे सीक्वेंस में लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको पहले सीक्वेंस में लगाना पड़ता है, सीरियल में लगाना पड़ता है, आरोही क्रम में लगाना पड़ता है। लेकिन यदि हमारे जो प्राप्तांक होंगे बहुत ज़्यादा फैले हुए होंगे तो हम कैसे उनको सीरियल में लगाएंगे, उनको हम सीरियल में नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए जब प्राप्तांक कम हो तब हम किसका यूज करते हैं, मीडियन का, मध्यांक का, ठीक है, तब हम मध्यांक का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें जो मध्यांक की जो मानक त्रुटि होती है वो मध्यमान से अधिक होती है। मध्यमान में जो मानक त्रुटि होती है वो सबसे कम होती है और बहुलक में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो मध्यांक में जो मानक त्रुटि होती है वो मध्यमान से अधिक होती है और बहुलक से कम होती है, ठीक है, बहुलक की अपेक्षा कम होती है, क्योंकि बहुलक में तो सबसे ज़्यादा होती है और मध्यमान, ठीक है, बहुलक की अपेक्षा कम होती है मानक त्रुटि, क्योंकि बहुलक में सबसे ज़्यादा होती है मानक त्रुटि और इसमें इसकी अपेक्षा कम होती है, लेकिन मध्यमान की अपेक्षा ज़्यादा होती है, क्योंकि मध्यमान में जो मानक त्रुटि होती है वो सबसे कम होती है, ठीक है, और बहुलक में सबसे ज़्यादा होती है। मध्यमान का यूज हम कब करते हैं, मध्यांक का यूज, मीडियन का यूज, मध्यांक का यूज हम कब करते हैं, जब स्कोर दोनों तरफ बराबर बराबर फैले हुए होते हैं और हमको बीच का मिडिल पॉइंट चाहिए होता है, मीडियन को देखते हैं तब हम मध्यांक का, जब हमको मध्यांक चाहिए होता है तब हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, मध्य का व्यक्ति, ठीक है, बिल्कुल मिडिल पॉइंट चाहिए होता है। और ये तब करते हैं जब जो अंक वितरण होते हैं, जो प्राप्तांक होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, कम होती है, ठीक है, क्योंकि यदि स्कोर बहुत ज़्यादा होंगे, प्राप्तांक बहुत ज़्यादा होंगे तो हम उनको, क्योंकि इसमें सबसे पहले जो चीज़ होती है हमको उनको आरोही क्रम में लगाना होता है, ठीक है, आरोही क्रम में उनको सिस्टम से लगाना होता है, आरोही क्रम से, छोटे से बड़े में लगाना होता है या बड़े से छोटे में लगाना होता है। और यदि हमारे प्राप्तांक बहुत ज़्यादा होंगे, स्कोर बहुत ज़्यादा होंगे तो हम उनको किस तरीके से आरोही क्रम में लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। इसलिए जब हमारी जो प्राप्तांक होती है वो कम होते हैं तब हम किसका यूज करते हैं, मध्यांक का यूज करते हैं। लेकिन इनके दोनों छोरों पर जो स्कोर होते हैं बराबर बराबर होते हैं, इस जब स्कोर दोनों छोरों पर बराबर बराबर होते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, मध्यांक का यूज। मान लीजिए इस तरीके का हो, इस यहाँ पर किसी ने बिल्कुल से 0 पॉइंट या 10% नंबर मिले हैं और वहाँ पर आपको 90% नंबर मिले हैं, ठीक है, तो हम इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जब मान लीजिए यहाँ पर 10% बच्चे हैं और यहाँ पर 90% बच्चे हैं तो इस स्थिति में मध्यांक की गणना हम नहीं कर सकते, ठीक है। जब हमको किसी भी अंक वितरण में एक केंद्रीय बिंदु चाहिए होता है, सेंट्रल पॉइंट की गणना करनी होती है, उसकी पोजीशन पता करनी होती है, तब हम इसका मध्यांक का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये समझ में, जब कभी भी एक अंक वितरण में जो आपका एक अंक टेस्ट होता है या अंक वितरण होता है, जो अंक वितरण कैसे सामान्य ना हो, ठीक है, असामान्य भी हो, तब भी हम इसकी क्या करते हैं, मीडियन की, मध्यांक की गणना करते हैं। मान लीजिए पहले हम इनको क्या, इनकी पोजीशन पता करनी होती है कि कौन किस पोजीशन पे है, ठीक है, मध्यांक की, यहाँ पर व्यक्ति की पोजीशन लाइन से हम उनको लगा देते हैं, फिर उसमें बीच वाली की जो पोजीशन होती है उसको देख लेते हैं, बीच में जो सेंटर में जो भी पॉइंट आता है उसी को हम क्या कहते हैं, मध्यांक कहते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गई। लेकिन इसकी जो हानि होती है या मतलब कि जो इसका जो दोष होते हैं वो क्या होते हैं, इसलिए होता है क्योंकि ये मध्यमान की अपेक्षा कम शुद्ध होता है, इसलिए बस केवल इसका यही दोष है कि इसकी ये मध्यमान की अपेक्षा कम शुद्ध होता है। जब हमको कम शुद्ध मान की गणना करनी होती है तो हम इसका किसका यूज करते हैं, मध्यांक का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका आपको फॉर्मूला बता ही चुके हैं, MDN बराबर N+32, ठीक है, तो ये बता ही चुके हैं। कब हम इसकी गणना करते हैं, आगे बात करते हैं बहुलक की। बहुलक क्या होता है, मोड क्या होता है, मोड बहुलक, जब कभी भी हमें आवृत्ति की गणना करनी हो, ठीक है, कोई भी संख्या की कई बार आ रही हो, व्यक्ति की जो पोजीशन हो वो कई बार आ रही हो, ठीक है, कई एक जो संख्याएं हैं, मान लीजिए इसमें इस तरीके से 4 6 5 4 2 5
मान लीजिए 6, 7, 9 इस तरीके से। तो जब कभी भी किसी की बारंबारता हो, किसी व्यक्ति की या किसी विशेष गुण की उसकी बारंबारता हो, उसका हमको यूज गणना करनी हो तो किसका हम बहुलक मोड का यूज करते हैं और ये सबसे कम शुद्ध होता है। ठीक है, जब सबसे कम शुद्ध होता है तो इसमें टाइम भी सबसे कम लगता है। ठीक है, टाइम सबसे कम, बहुत जल्दी हो जाता है। अब हमें इसमें देखना है कि किसकी बारंबारता ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 4 2 बार है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जब हमको सबसे कम शुद्ध मान की तुलना करते हैं तब इसका यूज करते हैं, आपका मोड का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो बहुलक क्या होता है? बहुलक उसको कहते हैं कि किसी भी एक अंक वितरण में जिस संख्या की आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसी को हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। जैसे कि इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं तो लिखा हुआ कि अंक वितरण में बहुलांक वह प्राप्तांक मान है जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है। यही मैं भी बता रही हूँ। ठीक है, किसी वितरण में वह बिंदु जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है बहुलक कहलाता है। ठीक है, किसी वितरण में वह बिंदु जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है। ठीक है, सर्वाधिक हो तो क्या कहते हैं? बहुलक। ठीक है, मतलब कि बारंबारता हो, किसी भी संख्या की बारंबारता हो। तो इसमें देखकर इसके लिए कोई स्पेशली अलग से सूत्र नहीं होता है। इसके लिए आपको मालूम होगा कि इसमें जो भी कोई संख्या लिखी हुई है तो इसमें हमको दिख रही है कि बहुलक क्या होगा। ठीक है, तो ये इसका हम जब यूज कब करते हैं? जब हमारे आंकड़े कैसे हों, जब हमारे आंकड़े में जो संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं नहीं दर्शा रही, कुछ संख्याएं उसमें कैसी हों? लुप्त हों, कुछ संख्याएं उसमें कम हों, तब हम किसका? बहुलक का यूज करते हैं। मतलब कि कुछ अंक छूटे हुए हों, एक अंक वितरण में कुछ अंक छूटे हुए हों तो बहुलक का यूज करते हैं। ठीक है, कुछ अंक छूटे हुए हों, ठीक है, तब यूज करते हैं। और जब सबसे जल्दी करना हो, ठीक है, सबसे जल्दी करना हो, टाइम हमारे पास कम हो, ठीक है, तो हम किसका? बहुलक का यूज करते हैं। और सबसे ज्यादा कम शुद्ध, ठीक है, सबसे ज्यादा कम शुद्ध मान ज्ञात करना, तब हम किसका? बहुलक का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब कि एक अंक वितरण में जब कुछ अंक छूटे हुए, मान लीजिए हमको किसी फैशन के बारे में जानकारी करनी है। ठीक है, मतलब कि प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है। ठीक है, तो इसकी हम जब बात करेंगे तो या मान लीजिए कोई फैशन में क्या चल रही है या कोई लोकप्रिय वस्तु है तो क्या है, फैशन में प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, तो हम ये कैसे पता करेंगे? कैसे पता करेंगे? क्योंकि जिस चीज़ का यूज ज़्यादा लोग कर रहे होंगे, जिस चीज़ की ज़्यादा जिस वस्तु की जो उपयोग सबसे ज़्यादा लोग कर रहे होंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो केवल देखने से, ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसी वस्तु जो ज़्यादातर लोगों की पसंद है तो हम क्या कहते हैं कि वो लोकप्रिय है। ठीक है, ज़्यादातर लोग उस चीज़ को पसंद करते हैं वस्तु। मान लीजिए मैं आपको कैसा पढ़ा रही हूँ, आपको कैसे पता चलेगा? जब ज़्यादा लोग मुझे पसंद करते हैं, ज़्यादा लोग मेरी टीचिंग को पढ़ाई को पसंद करते हैं, तभी तो आपको मालूम चलेगा। तो इसी को क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई कि बहुलक किसको कहते हैं? बहुलक होता क्या है? ये सबसे कम शुद्ध मान होता है, ये केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे कम शुद्ध मान बताता है। ठीक है, और बहुलक कितने प्रकार के होते हैं? कभी कभी मान लीजिए एक एग्जाम्पल मान लीजिए हम आपको देते हैं, अभी जो हमने आपको बताया 2 3 4 5 3 2 6 7 3 11 4, ठीक है, तो इस तरीके का मान लीजिए हमने लिख दिया। तो अब इसमें हम कैसे देखेंगे कि बहुलक क्या है? तो इसमें देखिए 3 एक बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, तो एक ये क्या हो गया? आपका बहुलक हो गया। ठीक है, इसके बाद 2 एक बार दिया, 2 बार दिया,
ठीक है। तो 3 ज़्यादा बार दिया तो बहुलक हुआ। इसके बाद 4 2 बार दिया तो इसमें 3 बहुलक हो गया। मान लीजिए इसमें मैं 2 और कर दूँ एक बार, तो एक अंक वितरण में बहुलक 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है एक ही बहुलक होगा। एक अंक वितरण में 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है। बहुलक का जो स्पेशली विशेषता होती है वो ये होती है कि जो अंक वितरण में जो हमारे अंक होते हैं वो कैसे होते हैं, इनकी छूटे हुए होते हैं, ठीक है। अंक वितरण में अंक छूटे हुए हों तब हम बहुलक का यूज करते हैं, ठीक है। और हमने एक साधारण सा एग्जाम्पल आपको दिया था, जब मान लीजिए हमको 10 बच्चे हैं, ठीक है, 10 बच्चे, प्रत्येक बच्चे को हमको 2-2 मीटर सेंटर पॉइंट, ठीक है, 4 बच्चे 4.5 बच्चे इधर और 4.5 बच्चे इधर, जो मिडिल पॉइंट, ठीक है। अब इसमें इस बच्चे को हमको, जो बीच में बच्चा है, इस बच्चे को हमको 3 मीटर का कपड़ा देना है। बाकी के जो इस साइड है इनको 2-2 मीटर दे दूंगी और इस साइड इनको मान लीजिए 3-3 मीटर दे दूँगी। तो लेना देना हमें इससे होता है, तो इसको कहते हैं मीडियन, मध्यांक, ठीक है। इसके बाद जो बहुलक होता है, क्या होता है, 10 बच्चे हैं, हम 10 बच्चे में हमने 6 बच्चों को 2-2 मीटर कपड़ा दे दिया, और जो 4 बच्चे हैं किसी को 1 दे दिया, किसी को 2, किसी को 3, इस तरीके से दे दो। इसमें सबसे ज़्यादा किसको देना, तो ये हमारा क्या हो गया, बहुलक। समझ में आया प्रैक्टिकली व्यवहारिकली कि होता क्या है। हमने सीधा बताया, जब जो कोई चीज़, मान लीजिए बहुलक का यूज हम कब करते हैं, अंक गणितीय में तो ठीक है, संख्याएं लिखी हुई हैं, जो जिस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक होती है, ठीक है, ये विश्वसनीय सबसे कम होता है, शुद्धता भी इसकी सबसे कम होती है, ठीक है। जिस अंक की सबसे ज़्यादा अधिक आवृत्ति होती है उसी संख्या को हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब कभी भी क्या होता क्या है कि इसमें बहुलक निकालते कैसे हैं, जब आपका मीन दिया हो और मीडियन दिया हो, ठीक है, क्या दिया हो, जब आपका मीन दिया हो और मीडियन दिया हो, तो फिर मोड क्या होगा, ठीक है, बहुलक कैसे निकालते हैं, तब हम क्या करते हैं, ठीक है। तो हम कौन सा सूत्र का यूज करते हैं, मोड बराबर होता है आपका 3mdn - 2n, इस तरीके का ये सूत्र होता है, ठीक है। तो बहुलक निकालने का ये सूत्र, तो अब इस सूत्र में हम संख्याओं को रख देंगे तो हमको मालूम चल जाएगा क्या होगा। मान लीजिए 3 मीडियन है, तो मीडियन क्या है हमारा 29, ठीक है, माइनस, और 2 मीन है तो 20, ठीक है। तो अब इसका हम देख लेंगे, 27 हो गया, 87, ठीक है, सही है, सही है ना। इसके बाद इसका क्या होगा, 5, ठीक है, 5 हो जाएगा। तो इसको और इसको माइनस कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। कितना आया आपका, 31 आया। तो ये जो 31 आएगा ये क्या होगा, आपका मोड हो जाएगा। तो मोड इस तरीके से याद करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया आप सभी लोगों को। तो ये थी आपकी क्लास स्टैटिक्स की। ये चीज़ें थोड़ा सा देर में समझ में आएंगी, इसलिए इनको थ्योरिकली भी पढ़ते चलिए, क्योंकि थ्योरिकली भी ये चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं, ठीक है। इसका यूज हम तब करते हैं जब हमारे अंक वितरण में संख्या क्या हो, कुछ संख्याएं छूटी हुई हों, तब हम मोड का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया। बहुलक सबसे ईजी होता है, सबसे कम शुद्ध मान होता है, मीडियन सबसे बीच का होता है, और जो मीन होता है वो सबसे शुद्ध होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। आगे की चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे।